Dear parents, my name is Shekhar Bhagwan and I am a Guinness World Record holder, memory expert and parenting coach और मैं आपका वेलकम करता हूँ लेसन 2 में। उससे पहले दो इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए। अगर आपने मेरा लेसन नंबर 1 नहीं देखा है तो अभी इस वीडियो को यहीं पर पॉज करें और डिस्क्रिप्शन में मैंने लेसन 1 का लिंक दे रखा है। उस लिंक को क्लिक कर सबसे पहले लेसन 1 देखें और उसको फिनिश करने के बाद में फिर ये लेसन 2 देखना स्टार्ट कर। एंड सेकंड थिंग, अभी तक आपने अगर मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो इन फ्यूचर मेरे यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियोस आएंगे उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आई होप सो कि आपने ये दोनों इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया होगा। So in this lesson we are going to learn कि parenting की स्टाइल क्या क्या होती है और एक right parenting approach क्या हो सकती है। चार तरह की parenting स्टाइल होती है। सबसे पहले जो parenting स्टाइल का मैं नाम दे सकता हूँ, मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो parenting स्टाइल होती है वो कुछ इस तरह की होती है जिसको मैं बोलता हूँ फ्लाई पेरेंटिंग। और जो आप घर के अंदर मक्खी देखते हैं उस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल। अब ये क्या है इसका मतलब एक्चुअल में, आप सभी ने देखा होगा पेरेंट्स के मक्खी की एक आदत होती है, वो हमेशा जहां पर गंदगी होती है या नेगेटिविटी होती है वहां पर वो भिनभिनाती है। और उसकी एक और हैबिट होती है कि वो एक बजिंग साउंड करती है, करके इस तरह का साउंड आता है। सो फ्लाई पेरेंटिंग आप रिलेट कर सकते हैं उन पेरेंट से जिनका नेचर होता है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों की नेगेटिव चीजों पर फोकस करते हैं। जब कभी बच्चा गलत करता है तो उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं और हर बार वो किसी ना किसी बात को लेकर बच्चों को टोकते रहते हैं। जिस तरह की मक्खी एक बजिंग साउंड करती रहती है, उसी तरीके से इस तरह के पेरेंट भी हर छोटी छोटी बात पर अपने बच्चे को रोकते रहते हैं या टोकते रहते हैं। सो दिस इज द वन काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। सेकंड पेरेंटिंग स्टाइल जिसको कि मैं कहता हूं वो है मॉस्किटो पेरेंटिंग स्टाइल। नाउ व्हाट इज मीन बाय मॉस्किटो पेरेंटिंग स्टाइल? ये पेरेंट्स पहले हम समझ लेते हैं कि मॉस्किटो का बिहेवियर किस तरह का होता है, फिर हम पेरेंटिंग स्टाइल को ढंग से समझ पाएंगे। मॉस्किटो का जो बिहेवियर होता है वो बजिंग साउंड तो करता है, उसकी भी बजिंग साउंड आती है करके। लेकिन आपने देखा होगा कि मॉस्किटो साउंड प्रोड्यूस करने के साथ में ये काटता भी है। इस तरह के पेरेंट्स का नेचर क्या होता है कि पहले वो बच्चों को हर छोटी बात पर क्रिटिसाइज करते हैं, नेगेटिव चीजों पर फोकस करते हैं बच्चों के, और साथ में जब भी उनको मौका मिलता है तो वो उनको फिजिकली भी पनिश करते हैं। सो दिस इज द कॉल ऑफ सेकंड पेरेंटिंग स्टाइल, दैट इज कॉल्ड मॉस्किटो पेरेंटिंग स्टाइल। नाउ थर्ड वन इज कॉल्ड हनी बी पेरेंटिंग स्टाइल। नाउ व्हाट इज मीन बाय हनी बी पेरेंटिंग स्टाइल? उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक हनी बी की क्या आदत होती है ताकि आप इस पेरेंटिंग स्टाइल को बेटर वे में समझ पाएंगे। अगर आप देखेंगे कि जो हनी बी होती है उसका जो नेचर होता है वो शहद को इकट्ठा करती है और उसको इकट्ठा करने के लिए वो अलग अलग फूलों के ऊपर जाती है, वहां से वो रस इकट्ठा करती है और अपने छत्ते में स्टोर करती है। ये इसका एक नेचर होता है। लेकिन सेकंड इसका जो नेचर होता है वो ये होता है कि अगर इसको कोई प्रॉब्लम होती है या इसको कोई चीज पसंद नहीं होती है तो ये, और अगर इसको हैरान किया जाता है तो ये बहुत ही जोरदार डंक मारती है जिससे कि बहुत ज्यादा पेन होता है, इवन स्वेलिंग भी आ जाती है और काफी बार आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट करना पड़ता है जब मधुमक्खी काट लेती है। इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है कि पेरेंट्स का नेचर होता है कि वो अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार से रखते हैं, लेकिन जब कभी भी उन पेरेंट्स को बच्चे की कोई भी एक गलती नजर आती है तो वो इतना
जोर से फिजिकली पनिश करते हैं कि काफी बार बच्चों को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है, राइट? सो अभी तक मैंने आपको 3 तरह की पेरेंटिंग स्टाइल बताई। नंबर 1, दैट इज कॉल्ड फ्लाई पेरेंटिंग। सेकंड पेरेंटिंग स्टाइल जो मैंने आपको बताया, दैट इज कॉल्ड मॉस्किटो पेरेंटिंग स्टाइल। एंड थर्ड पेरेंटिंग जो स्टाइल मैंने आपको बताई, दैट इज कॉल्ड हनी बी पेरेंटिंग स्टाइल। एंड जो फोर्थ पेरेंटिंग स्टाइल होती है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल, और वो होती है गार्डनर पेरेंटिंग स्टाइल। नाउ व्हाट इज मीन बाय गार्डनर पेरेंटिंग स्टाइल? उससे पहले हम एक गार्डनर का नेचर समझ लेते हैं। माली क्या करता है? माली कोई भी पौधे को या बीज को, उसका एक ही इंटेंशन होता है कि ये बीज पनपना चाहिए और ये एक छोटे से पौधे से एक बड़ा वृक्ष का या पेड़ का रूप लेना चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करता है, पूरी इंटेंशन के साथ में सभी जितने भी वो बीज जमीन में डालता है उनको वो इक्वली ट्रीट करता है, उनके साथ में किसी तरह का भेदभाव नहीं करता है, किसी तरह का कंपैरिजन नहीं करता है। साथ में उसकी जो इंटेंशन होती है वो इस इंटेंशन के साथ में करता है कि सारे के सारे अच्छी तरीके से फलेंगे फूलेंगे, और उसको जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। सो दीज आर द 4 काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। ना, अब पेरेंटिंग की भी अप्रोच अलग अलग होती है। 3 तरह की पेरेंटिंग अप्रोच होती है। पहले, फर्स्ट वन इज प्रोएक्टिव पेरेंटिंग, सेकंड वन इज एक्टिव पेरेंटिंग, एंड थर्ड वन इज रिएक्टिव पेरेंटिंग अप्रोच और ब्लेमिंग पेरेंटिंग अप्रोच। सो वन बाय वन में इन तीनों पेरेंटिंग अप्रोच को आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि ये तीनों पेरेंटिंग अप्रोच को आप बेटर वे में समझ पाए। मान लीजिए एक मॉल कंस्ट्रक्ट हो रहा है। सो जब मॉल जब कंस्ट्रक्ट होता है तो आपने देखा होगा कि, और या वो मॉल जब पूरा बन जाता है तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर फायर इक्विपमेंट लगे रहते हैं। सो जब मॉल बनने वाला होता है उससे पहले ही वो लोग क्या करते हैं, प्रिवेंशन के तौर पे उसके अंदर फायर अलार्म या फायर से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो उसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, ये सोचकर के इन फ्यूचर अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है या आग लग जाती है तो बाय डिफॉल्ट ये सारे उपकरण जो है वो इसको कंट्रोल कर लेंगे। सो दैट इज, सो ये एक तरह का एक्शन क्या हुआ, प्रिवेंशन लिया गया है जबकि वो इंसिडेंट हुआ नहीं है। सो सेम वे में, सो सेम वे में प्रोएक्टिव पेरेंटिंग के अप्रोच वाले लोग क्या करते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम ना हो या वो प्रॉब्लम हुई नहीं हो उससे पहले वो प्रिवेंशन एक्शन ले लेते हैं। यानी कि उनकी एक हैबिट होती है नया जानना, अलग अलग चीजों को समझना, बच्चों के बेटरमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें अवेलेबल है उसको उसमें पार्टिसिपेट करना, ताकि वो अच्छे से समझ पाए कि किन तरह की प्रॉब्लम आने वाले टाइम में बच्चों को हो सकती है। सो वो प्रॉब्लम ना हो उससे पहले ही वो सारे के सारे लर्निंग पेरेंट्स ले लेते हैं और वो सारे के सारे स्टेप पेरेंट्स पहले से ही उठा लेते हैं ताकि इन फ्यूचर बच्चों को उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। सो दैट इज द अप्रोच कॉल्ड प्रोएक्टिव पेरेंटिंग। अब सेकंड जो अप्रोच रहती है, मान लीजिए मॉल को कंस्ट्रक्ट किया लेकिन उसमें ये सारे फायर से रिलेटेड इक्विपमेंट इंस्टॉल नहीं किए, अब उस समय आग लग गई है। सो अब क्या, किस तरह से लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वहां का स्टाफ मेंबर या जो भी लोग हैं, तो अगर आग लग गई है तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और उस फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एक्शन अप्रोच। यानी कि अब प्रॉब्लम हो गई है और अब उसके ऊपर क्या लिया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है। सिमिलर वे में एक्टिव पेरेंटिंग के अंदर पेरेंट्स क्या करते हैं इस अप्रोच के अंदर, जब पेरेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो तुरंत उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी उनको प्राइमरी एक्शन लेना होता है वो एक्शन लेते हैं। नाउ थर्ड तरह की जो पेरेंटिंग अप्रोच होती है वो होती है रिएक्टिव पेरेंट्स। सो ये सबसे वर्स्ट पेरेंटिंग अप्रोच होती है। किस तरह से, क्योंकि जब कोई भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है या बच्चे से रिलेटेड पेरेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उनका एक ही इंटेंशन रहता है, रिएक्ट करना। यानी कि या तो सिचुएशन को ब्लेम करना, या बच्चे को ब्लेम करना, या सोसाइटी को ब्लेम करना, या टीचर्स को ब्लेम करना, या मोबाइल या गैजेट्स या टीवी, यानी
एक्सटर्नल जो भी सिचुएशन है उसको ब्लेम करना वो स्टार्ट कर देते हैं। सो पेरेंट्स, जब भी आपको मौका मिले, आपको जो अप्रोच रखनी है अपने बच्चों से रिलेटेड, वो दो तरह की अप्रोच आपको रखनी चाहिए। आइदर प्रोएक्टिव पेरेंटिंग अप्रोच, और सेकंड वन जो आप रख सकते हैं वो है एक्टिव पेरेंटिंग अप्रोच। नाउ एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा जो अमूमन पेरेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। इसके लिए मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। दो दोस्त थे। एक दोस्त गांव में रहता था और उसका दूसरा दोस्त शहर में रहता था, जॉब करता था। दोनों ने अपना बचपन साथ में गुजारा था। और कुछ समय बाद में शहर में रहने वाला दोस्त अपने गांव जब आता है तो अब सबसे पहले आकर वो अपने दोस्त से मिलता है। तो उसका जो दोस्त है जो गांव में रहता है वो भेड़ बकरी चराने का काम करता है। अब आपस में दोनों की बातचीत होती है। जब दोनों की बातचीत होती है, शहर वाला जो दोस्त होता है उसकी नजर एक भेड़ के ऊपर पड़ती है और वो देखता है कि उसके गले में एक चमकीला सा स्टोन बंधा हुआ है। और वो क्यूरियोसिटी के साथ में अपने फ्रेंड से पूछता है कि ये क्या है। तो उसका फ्रेंड वापस से रिप्लाई करता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो रास्ते में मिला था और मैंने जो मेरी ये फेवरेट जो भेड़ थी इसके गले में मैंने इसको बांध दिया है। सो उसका जो शहर वाला जो दोस्त होता है वो कहता है कि यार एक काम कर, तू ये मुझे दे दे, मैं तुझे 500 रुपए दे देता हूँ। सो उसको लगता है अरे यार मेरे तो कोई काम आ नहीं रहा है। सो वो तुरंत बड़े ही खुशी के साथ में उसके भेड़ के गले से वो चमकीला जो स्टोन होता है वो निकाल कर अपने फ्रेंड को दे देता है। अब उसका फ्रेंड देखता है कि शायद कुछ ऐसा हो सकता है कि ये वैल्यूएबल चीज हो जो मेरे इस दोस्त को नहीं पता हो। तो वो क्या करता है, वो शहर जाता है और शहर जाने के बाद में जो वहां पर सोने का जो व्यापारी होता है उसको वो स्टोन दिखाता है। और जैसे ही वो सोने का व्यापारी उस स्टोन को देखता है और वो कहता है कि मैं आपको इसके लिए 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। सो जो शहर वाला जो दोस्त होता है बड़ा खुश हो जाता है, कह रहे वाह, मैंने 500 रुपीज वहां पर दी और मुझे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। सो हैप्पीली वो क्या करता है, उस स्टोन को उस सोने के व्यापारी को दे देता है। ना उस सोने के व्यापारी को ज्यादा नॉलेज नहीं होता, लेकिन उसको ये रियलाइजेशन हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये एक हीरा है। अब वो क्या करता है, जो सुनार होता है वो एक बड़ी सिटी में जाता है और हीरे के व्यापारी को वो स्टोन दिखाता है। और जब हीरे का व्यापारी उस स्टोन को देखता है तब वो उसको बोलता है कि आप ये मुझे दे दो और मैं आपको इसका 1 करोड़ रुपए दूंगा। सो वो जो सुनार होता है बड़ा ही खुश हो जाता है कि मैंने तो जस्ट उसको 1 लाख रुपए दिए थे और मुझे 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। और बड़ी ही खुशी के साथ में वो स्टोन वो उसको दे देता है। अब जो डायमंड का व्यापारी होता है उसको रियलाइजेशन होती है कि ये अभी अनपॉलिश है और इसकी कटिंग प्रॉपर वे में नहीं हुई है। अगर इसको प्रॉपर वे में पॉलिश किया जाए, इसकी कटिंग की जाए, तो ये बहुत ही बेहतरीन हीरा है और इसकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो तकरीबन है 100 करोड़ के आसपास। तो आप देखिए कि वो जो 100 करोड़ का जो डायमंड था वो गांव वाले दोस्त के पास में भी था, वो सेम स्टोन जो था वो शहर वाले दोस्त के पास में भी था और वही स्टोन उस सुनार के पास में भी था। फाइनली आज ये जो स्टोन है वो डायमंड के व्यापारी के पास में। यानी कि इस दुनिया में जिस इंसान के पास में जितना नॉलेज होता है वो इंसान उतना ही पैसा अर्न करता है, और जिसके पास में नॉलेज कम होता है वो उतना ही ज्यादा फिजिकली एफर्ट लगाता है। तो आप देखिए आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा फिजिकली एफर्ट लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, एक मजदूर। लेकिन आज की तारीख में उसको पर डे का मेरे ख्याल से 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए मिलता है, लेकिन वो पूरे दिन भर इतनी मेहनत करता है तब कहीं जाकर उसको इतना पैसा मिलता है। वहीं पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने माइंड को यूज करते हैं और बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा पैसा अर्न करते हैं। सो इसी तरीके से ऊपर वाले ने हमें भी एक डायमंड प्रोवाइड किया है और वो है हमारा माइंड, एंड दैट इज प्राइसलेस। सो अमूमन पेरेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, कोई बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट की बात आती है या कुछ नई लर्निंग की बात आती है तब उनको लगता है कि ये चीज एक्सपेंसिव हो सकती है या हम उस चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते। अमूमन पेरेंट्स जो गलती करते हैं या बच्चों के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो करते हैं बिलो द नेक। तो अगर आप उसके कपड़ों पे या उनके टॉयज के ऊपर या दूसरी चीजों पर अगर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे बेटर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके माइंड के ऊपर, उसकी नई लर्निंग के ऊपर, तो डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं पे बैक करेगा। सो आप इन 3 चीजों को फॉलो कीजिएगा जो मैंने आपको बताया।
इस लेसन में आपने सीखा कौन सी पेरेंटिंग आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। सेकंड चीज मैंने आपको बताई कि पेरेंटिंग किस तरह की पेरेंटिंग अप्रोच होती है और कौन सी आपको पेरेंटिंग अप्रोच रखनी चाहिए। और थर्ड थिंग मैंने आपको बताई कि अर्ली एज में बच्चों के माइंड से डेवलपमेंट से रिलेटेड जब आप कोई लर्निंग पे फोकस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको पे बैक करता है। नाउ मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि जो लाइव वेबिनार होने वाला है वो आप अपने बच्चे के साथ में अटेंड करें और उस सेशन में आप सीखेंगे कैसे आपका बच्चा फास्ट तरीके से लर्न कर पा रहा है और आपको लगता है कि मेरे बच्चे को चीजें याद नहीं होती है, वो भूल जाता है। ट्रस्ट मी, लाइव डेमो के माध्यम से आप देखेंगे कि आपका बच्चा एक बार में ही कितनी आसानी से चीजों को लर्न कर पाएगा, उनको रिकॉल कर पाएगा। I will meet you once again in my live webinar. Thank you.